एविएशन सेक्टर इन दिनों बड़ा गर्म है। गर्म इसलिए है क्योंकि गो फर्स्ट जो पिछले हफ्ते तक उड़ान भर रही थी उसकी उड़ानें बैठ गई हैं। डीजीसीए ने कह दिया कि कोई टिकट बुक ना कीजिए। एनसीएलटी में दरवाजा खटखटाया, कंपनी ने खुद को दिवालिया करने के लिए आगे बढ़ी। स्पाइस जेट जो दूसरी कंपनी थी वहाँ भी दिक्कतें हैं। इंडिगो अभी ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए स्टॉक भी आज 0.5% बढ़ा हुआ है। इंडिगो में तेजी देखने को मिल रही है। क्या कुछ खबरें हैं, क्या सेक्टर का प्रीव्यू दिख रहा है, क्या सेक्टर में आने वाले दिनों में हो सकता है, ये सारी जानकारी जुटा लाए हैं शौर्य बिश्नोई, हमारे साथ जुड़े हैं। शौर्य ओवर टू यू। जी, जैसे आपने बताया कि एविएशन सेक्टर में सही में बहुत कुछ चल रहा है। गो फर्स्ट दिवालिया हो गई है, उसके बाद अगर स्पाइस जेट की बात करें, जेट एयरवेज की बात करें, उनमें भी काफ़ी टाइम से दिक्कतें नजर आ रही हैं। हाँ, इंडिगो की पोजीशन अच्छी है क्योंकि मार्केट शेयर अच्छा है, 50% से ज़्यादा है। लेकिन अब ये देखते हैं कि पूरे इंडस्ट्री में से स्ट्रक्चर क्या है और क्यों इस तरह की दिक्कतें नजर आ रही है। सबसे पहली बात है कि जो एयरलाइंस है या एयर ट्रैवल है वो इंडिया में भी एक लग्जरी स्पेंडिंग माना जाता है। और इसका मतलब है लग्जरी स्पेंडिंग का कि जो उस पर पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है। अगर थोड़े से प्राइस बढ़ेंगे तो लोग उस पर ज़्यादा खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। साथ ही साथ जो वो ट्रैवलिंग के लिए है तो एविएशन का आपस के मुकाबले जो रेलवेज है उससे भी कॉम्पिटिशन नजर आता है। क्योंकि रिसेंट टाइम में हमने देखा था कि दाम बढ़े हैं, पूरे इन्फ्लेशन बढ़ा है, कोविड का खतरा आ रहा था, तो लोग वैसे भी प्राइस को लेकर और ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए नजर आए हैं। और रिसेंट टाइम में लॉकडाउन के चक्कर में भी उनके रेवेन्यूज पर फर्क पड़ता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ अगर हम कंपनी में सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में एक तरह से देखा जाए कॉमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से बहुत अलग है या फिर उस कंपनी का कुछ यूएसपी है। सारा जो कंपटीशन होता है वो प्राइस के अराउंड ही होता है और इस वजह से कंपनी पे फोकस ये रहता है कि आप प्राइस को कम रखोगे, ज़्यादा रखोगे तो जो ट्रैवलर्स है वो दूसरी कंपनी पे एकदम शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो होगा टॉप लाइन की बात। साथ में सीजनैलिटी का फैक्टर आता है। अब अगर हम बॉटम लाइन की तरफ जाएं तो कॉस्ट की तरफ जाएं तो उसमें जो एटीएफ है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उसका 45% ऑपरेशनल कॉस्ट में शेयर है। यानी क्रूड ऑयल बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। हमने देखा था रिसेंट टाइम में कच्चे तेल के दाम बड़े ऊपर गए थे, उसकी वजह से उन्हें दिक्कत आई थी। और साथ ही साथ जो एक बड़ी मेन दिक्कत है जो एयरलाइंस के लिए होती है, अश्वथ दामोदरन जो वैल्यूएशन गुरु उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि ये कंपनियां लीज पे प्लेन खरीदती हैं और लीज को आप कभी डेट ऑब्लिगेशन कंसिडर नहीं करते हो, लेकिन एक्चुअली वो आपके लिए ऑब्लिगेशन है और उसके ऊपर कंपनियां डेट भी बहुत सारे ले लेती हैं। तो इस वजह से जो कंपनी का पूरा डेट्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि टॉप लाइन में वॉलेटिलिटी है, कच्चे तेल की वजह से बॉटम लाइन में वॉलेटिलिटी है, उसके बाद अगर आप पे डेट ऑब्लिगेशन हो, बहुत लीज ऑब्लिगेशन हो, तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें बनती रहती हैं। तो एक तरह से सजेशन ये दिया गया था कि कंपनी अगर डेट कंसिडर कर रही है उसमें जो उनकी लीज ऑब्लिगेशन है उसी भी डेट का हिस्सा माने और उसके हिसाब से आगे डेट कंसिडर करें, तो हो सकता है कि वो आगे थोड़ी बेटर सिचुएशन में नजर आए। बिल्कुल, तो एविएशन सेक्टर संकट में है, स्पाइस जेट दिक्कतों में घिर रही है, गो फर्स्ट बिल्कुल ग्राउंडेड हो चुकी है, जेट का पता नहीं कहाँ गई, एयर इंडिया बिक गई है, लिस्टेड भी नहीं है। तो लिस्टेड स्पेस में संतोष जी बचती है इंडिगो। आपको क्या लगता है धीरे धीरे ये बाजार मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है जिस हिसाब से संकट चल रहा है इस पूरे सेक्टर में, इंडिगो पे आप बेट लगाना चाहेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली चीज अगर आप समझ लें कि क्या ये इन्वेस्टेबल जो है होराइजन में पड़ता है तो मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस का मतलब होता है कि वो जगह या वो कंपनियां हम निकालें जिस पर कि इकोनॉमी में होने वाले किसी भी चीज का असर मिनिमम हो। अगर पेस्टल में देखते हैं कि पॉलिटिक्स कह लें, इकोनॉमी कह लें, सोशल का कह लें और टेक्नोलॉजी की बात कह लें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हाल फिलहाल में विप्रिट एंड वैटनी के जितने भी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आए थे उसके कारण बहुत सारी एयरलाइंस के जो इंजन को ग्राउंडेड कर दिया गया था और उसका फॉल आउट हमने देखा कि गो फर्स्ट एयर हुई। और इन सारी दिक्कतों के बीच में और फ्यूल कॉस्ट एक सब्सटैंशियल कॉस्ट होता है, तो कुछ चीजें इनके हाथों में नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीजें कंपनी के मैनेजमेंट के हाथों में नहीं है। आउटसाइड जो है जिसको एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, तो जहां पर इतने ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर हों वो एक इन्वेस्टेबल होराइजन नहीं होता है। अगर आप इंडिगो की बात कर लें जिसका कि 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है उड़ान का, वहां पर देख लें कोविड के पहले 35,000 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू था और ऑपरेशनल जो प्रॉफिट थी उसमें तकरीबन 4,000 करोड़ था। वो चीज बढ़कर अब लास्ट के 2 सालों में अगर देखें तो 48,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और ऑपरेशनल प्रॉफिट 3,700 करोड़ है। और नीचे आते आते जैसा वो बता रहे थे आपके साथी कि इसमें जो भाड़े देने पड़ते हैं, जो लीज देना पड़ता है, जो इनके ऊपर से इंटरेस्ट हैं, वो बर्डन के कारण अभी तक पैंडेमिक के बाद प्रॉफिटेबल नहीं रही है नेट प्रॉफिट लेवल पे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जगह है, पूरी दुनिया में भी अगर बात कर लें
तो ट्रांसपोर्टेशन का ये जो सेक्टर है जहां पर लोगों के आवागमन की बात है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, बोइंग जरूर प्रॉफिटेबल है, वो कंपनियां जरूर जो है अच्छा कमाती हैं, या एंसिलरी कंपनीज जो भी हैं उसमें अच्छा कमाती हैं। एविएशन एज सच मुझे नहीं लगता कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए, गिवन दैट इसका जो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं रहते। बिल्कुल, पहले क्रूड एक चिंता होती थी, क्रूड इन दिनों चिंता नहीं भी है, लेकिन उसके बाद भी संतोष जी कह रहे हैं कि और तमाम बहुत चिंताएं हैं। तो अगर आपको निवेश ही करना है तो और तमाम 1 दर्जन सेक्टर हैं, वहाँ कहीं जाइए। एविएशन कंपनियों में आप फिलहाल निवेश करने के लिए रहने दीजिए।